स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। कभी कभी समाचारों में रहने वाली 1 ट्रिलियन ट्रीज परियोजना किसकी पहल है? ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, सी. वैश्विक वन गठबंधन, डी. विश्व आर्थिक मंच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विश्व आर्थिक मंच। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1 ट्रिलियन ट्रीज परियोजना विश्व आर्थिक मंच ने जैव विविधता का संरक्षण करने और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद करने के लिए समग्र विश्व भर में 1 ट्रिलियन वृक्ष उगाने, आरोग्य करने तथा संरक्षित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों और व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर प्रकृति संरक्षण हेतु एकजुट करना है। यह यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के समर्थन में प्रकृति आधारित समाधानों को गति देगा, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। 2. यह संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास को योग्यता के रूप में निर्धारित करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 16 यह राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान करता है। किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता या उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 16(3) संसद को राज्य के तहत रोजगार या नियुक्तियों के कुछ वर्गों के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास योग्यता निर्धारित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 2. इसे केवल असंगठित गैर कृषि विनिर्माण व्यवसायों की गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया है। 3. यह राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन में सहायता करता है और मांग पक्ष रोजगार परिदृश्य का भी आकलन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने इसे असंगठित गैर कृषि विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों की गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए तैयार किया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन में सहायता करता है और मांग पक्ष रोजगार परिदृश्य को मापने में भी सहायता करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 चीन, 2 जापान, 3 भारत, 4 म्यांमार, 5 फिलीपींस, 6 ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त देशों में से कितने देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के सदस्य हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी केवल 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केवल 5। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP यह आसियान सदस्यों और मुक्त व्यापार समझौता भागीदारों के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, व्यापार उदारीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके सदस्यों में चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देश कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। नवंबर 2019 में भारत ने RCEP व्यापार समझौते में शामिल न होने का फैसला किया, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पहला स्पॉट फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग उत्पाद है। 2. वे स्टॉक के समान हैं और डीमैट खातों में कारोबार और रखे जाते हैं। 3. व्यक्तिगत निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सोना खरीदने और बेचने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यह पहला स्पॉट फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग उत्पाद है। सामान्य तौर पर भारत में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड ट्रेडिंग गोल्ड डेरिवेटिव या गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से होती है, अतः कथन एक सही है। वे स्टॉक के समान है और डीमैट खातों में कारोबार और रखे जाते हैं। निवेशक डीमैट रूप में सोना खरीदते हैं और उन्हें भौतिक सोने या फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड रिसिप्ट दी जाती है, अतः कथन 2 सही है। ईजीआर सभी बाजार सहभागियों यानी व्यक्तिगत और वाणिज्यिक निवेशकों के साथ साथ आयातकों, बैंकों, रिफाइनरों, बुलियन व्यापारियों, आभूषण निर्माताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को सेवाएं प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। 1. मलिमत समिति, 2. जस्टिस वर्मा पैनल, 3. रणबीर सिंह समिति। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए उपरोक्त में से कितनी समिति या पैनल गठित की गई? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आपराधिक कानूनों में सुधार। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के उपायों पर विचार करने के लिए वर्ष 2003 में मलिमत समिति का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति वर्मा पैनल का गठन महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपी अपराधियों के लिए त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। रणबीर सिंह समिति का गठन भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की समीक्षा के लिए किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के समग्र प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। 2. एम्स की स्थापना और सरकारी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन PMSSY के 2 घटक हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसे वर्ष 2003 में सस्ती या विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के समग्र प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 1 सही है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए एम्स की स्थापना और सरकारी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन PMSSY के 2 घटक हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? ए. पीर पंजाल पर्वतमाला, बी. जास्कर पर्वतमाला, सी. धौलाधार पर्वतमाला, डी. काराकोरम पर्वतमाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पीर पंजाल पर्वतमाला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल दर्रा, बिदिल दर्रा और गोला बघर दर्रा पश्चिमी हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के बीच एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह पारंपरिक मार्ग है जो जम्मू शहर को श्रीनगर से जोड़ता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा कारपेंटर चींटियां अपने घोंसले के घायल साथियों की सहायता करने के लिए अनोखा व्यवहार करती हैं। ए. वे घायल चींटियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं और उन्हें ठीक होने के लिए छोड़ देती हैं। बी. वे घोंसले में घायल साथियों को जीवित रहने में सहायता करने के लिए उन पर जीवन रक्षक सर्जरी करती हैं। सी. वे संक्रमण फैलने से बचने के लिए घायल चींटियों को छोड़ देती हैं। डी. वे घायल चींटियों को उनके ठीक होने में तेजी लाने के लिए विशेष पोषक तत्व खिलाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्लोरिडा कारपेंटर चींटियां, एक अध्ययन से पता चला है कि फ्लोरिडा कारपेंटर चींटियां अपने जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने घोंसले में जीवन रक्षक सर्जरी करती हैं। चोट लगने के स्थान पर ये चींटियां या तो अंग कटना अथवा केवल घाव को साफ करना चुनती हैं। चींटियों के इस व्यवहार को जीव जगत में सबसे परिष्कृत चिकित्सा प्रणाली माना जाता है, जो केवल मानव चिकित्सा पद्धतियों की प्रतिद्वंदी है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट अस्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए UGC और भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास है। 2. विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य विश्वविद्यालयों के साथ 13 नोडल विश्वविद्यालय इस परियोजना का नेतृत्व करेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
प्रोजेक्ट अस्मिता केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का संयुक्त प्रयास है, अतः कथन 1 सही है। विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव के लिए यूजीसी की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। वर्ष 1956 में सांविधिक संगठन बना। भारतीय भाषा समिति वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए आधारभूत समिति है। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ 13 नोडल विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है, अतः कथन 2 सही है। यूजीसी ने प्रत्येक निर्दिष्ट भाषा में पुस्तक लेखन प्रक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP बनाई है। अगला प्रश्न है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. EMRS पूरे भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है। 2. नए स्कूलों की मंजूरी लेने तथा उनका प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का है। 3. जनजातीय कार्य मंत्रालय EMRS के लिए नोडल मंत्रालय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 3, D केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। EMRS पूरे भारत में भारतीय जनजातियों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997 से 98 में हुई थी तथा वित्त वर्ष 2018-19 में EMRS योजना को नया रूप दिया गया। वर्ष 2018-19 में नए दिशा निर्देशों ने केंद्र सरकार को स्कूलों को मंजूरी देने और उनका प्रबंधन करने के लिए अधिक अधिकार प्रदान किए, अतः कथन 2 सही नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय EMRS के लिए नोडल मंत्रालय है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद पारंपरिक बीमा उत्पादों से किस प्रकार भिन्न है? A. वे केवल संपत्ति के नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करते हैं। B. वे पूर्व निर्धारित मापदंडों या ट्रिगर्स के आधार पर भुगतान करते हैं। C. दावों को संसाधित करने के लिए उन्हें व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। D. यह क्षतिपूर्ति आधारित है और वास्तविक नुकसान की भरपाई करता है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।